हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस बीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सेशन में। और आज हमारा डे 14 है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं उत्तर लेखन में और उत्तर लेखन को कैसे बेसिक तरीके से आंसर राइटिंग किया जाए उससे बात करते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसकी अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा हो रही है, जैसे कि दल बदल। ठीक है, तो प्रश्न आज हमारा दल बदल कानून को लेकर किस तरीके से जो वर्तमान में दल बदल को लेकर खींचातानी चल रही है, ठीक है, और सरकार बनाने को लेकर। और बहुत सारे अभी चुनाव से पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, है ना, कि लोग किस तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए कह लीजिए, ठीक है, जनता की सेवा करना है तो इन लोगों का अपना अलग जो भी है ना, मुद्दा कोई नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के हित में लोग अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली एक बीइंग एस्पिरेंट आप जब आंसर राइटिंग करेंगे मेंस की, तो उसमें आपकी क्या भूमिका होगी, आप किस तरीके से इस चीज़ को रखेंगे अपने पक्ष को, ठीक है। तो दल विरोधी कानून से रिलेटेड क्या सरकारों की स्थिति में इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये दल बदल में क्या हो रहा है कि कभी ये इधर चले तो कभी उधर चले, ठीक है, कभी सरकार गिर रही है कभी बन रही है, तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक। तो इसके पर्सपेक्टिव में दोस्तों हमारा मेंस का क्वेश्चन क्या यहाँ पे बन के आता है उससे रिलेटेड देखेंगे कि आज का हमारा जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे कि दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, नेक मकसद सरकारों में स्थिरता लाना है, हालांकि इसे कभी कभी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध भी कहा जाता है, चर्चा करना है, ठीक है। और ये क्या है, जीएस पेपर 2 का और पॉलिटी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जानेंगे कि दल विरोध बदल कानून विरोधी क्या है, कब आया, ठीक है, ये किस तरीके से बाकी चीज़ों को प्रभावित करता है ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेली आंसर राइटिंग में हम आपको करा ही दे रहे हैं। बाकी आप इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उत्तर में इसका हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे दोस्तों कि ये प्रश्न को हल करने का हमारा दृष्टिकोण क्या है, यानी किस अप्रोच से हम प्रश्न को हल करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें परिचय में हम क्या देंगे कि दल विरोधी जो कानून है उसका मुख्य उद्देश्य लिखेंगे और इससे उत्तर की शुरुआत करेंगे। मतलब कि जैसे कि आप समझिए से कि जो दल विरोधी कानून है वो आया क्यों, इसका क्या रिलेवेंस था, क्या प्रासंगिकता थी इसको लाने की, क्या वजह थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य बताते हुए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करेंगे। आगे फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि दल विरोधी जो कानून है उसके जो क्रियान्वयन उसकी यानी इम्प्लीमेंटेशन में जो है उससे उभरने वाले मुद्दों पर क्यों चर्चा करेंगे, यानी इससे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में बात करेंगे कानून को कैसे प्रभावित तरीके से और विश्वसनीयता से उसको बढ़ाने के क्या हमारे पास उपाय हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो एक बार फिर से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कि हम बात करें दल विरोधी कानून के बारे में, ठीक है, तो इसका उद्देश्य बताएंगे और किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ इसकी प्रॉब्लम्स वो बताएंगे। फिर इसके बाद से क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और सब सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से परिचय से। परिचय में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इसका प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो ज़्यादा तो कोशिश रहेगी कि जो संविधान में इसके प्रावधान है उसी से इसको शुरुआत की जाए तो बेहतर होगा। तो 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया तथा यह किसी अन्य राजनीतिक दल में जो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करता है। तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या था यहाँ पे कि इसको पारित करने का ये था कि जो सदस्यों को अयोग्यता का प्रावधान है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। इसके बारे में से थोड़ा सा क्या है कि हालांकि कुछ राज्यों में जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और मणिपुर में राजनीतिक दल बदल से लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई है, ठीक है। तो करंट एग्जांपल्स को देखा गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो दिया हुआ है वर्ष और 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 10वीं अनुसूची में है और 52वां संविधान संशोधन 1985, ये प्री के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्री में आपका कई बार पूछा हुआ और इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो प्री के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे हम देखते हैं, आपको बताएंगे कि जो दल विरोधी कानून है दोस्तों उससे संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, किस तरीके से दल विरोधी कानून है जो वो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास कि प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र को कमज़ोर करना, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमज़ोर कर। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दल बदल, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून के लागू होने के पश्चात सांसद या विधायक पार्टी के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है, ठीक है, कि जो पार्टी का अपना रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना जरूरी होता है। इस हिसाब से कि अगर देखेंगे कि यह उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपने निर्णय के अनुरूप वोट देने की स्वतंत्रता नहीं देता है, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। यानी इस नियम के अनुसार कि जिस पार्टी से आप हैं, ठीक है, उस पार्टी का जो भी एक मैनिफेस्टो है या फिर जो भी उसका एक प्लान है उसके अनुरूप आपको भले आपको चीज़ समझ में आ जाए, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता वहाँ पे, आप पार्टी के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यानी अगर आप उस पार्टी के हैं, पार्टी कोई चीज़
पारित करना चाहती है तो आपको पारित करना होगा, उस पर आपका स्वतंत्र निर्णय खतरे में है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रतिनिधि का लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि विधायिका को कमज़ोर करना। किस तरीके से विधायिका को कमज़ोर करेगा दोस्तों, इस पे जानेंगे कि एक निर्वाचित विधायक या संसद की मुख्य भूमिका जो होती है नीति, विधेयक या बिल बजट की जांच करना या निर्णय लेना है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखेंगे, किसी सांसद किसी भी वोट का समर्थन या विरोध करने के लिए पार्टी के समर्थन में सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। यानी जब वो पार्टी जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके अनुरूप उसको चलना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी जो खुद की आज़ादी है वहाँ पे सिर्फ एक नंबर के रूप में नोट की जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर कर रहा है ये, संसदीय रूप में सरकार प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से प्रतिदिन जो जवाब देती है वो सब करती है। ठीक है, लेकिन उसे किसी भी समय लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन खो देने पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि जो पार्टी है और उसके सांसदों का समर्थन वो खो देती है तो उसे हटाया जा सकता है। अध्यक्ष की इसमें विवादास्पद भूमिका क्या है कि कई उदाहरणों में जैसे अध्यक्ष आमतौर पर सत्ताधारी दल से ने अयोग्यता पर निर्णय लेने में देरी की। मतलब अगर इस रिसेंट में भी देखा गया इस तरीके की चीज़ें कि जो दूसरे दल के थे उन्हें उन पर सस्पेंड पूरा संसद में उनको सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता था। तो उस बात की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अध्यक्ष है वो अपने पार्टी के सत्ताधारी दल की तरफ उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को रोकने की कोशिश की कि अध्यक्ष स्पीकर को जो है 3 महीने में मामले का फैसला करना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर स्पीकर ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा। पिछले सेशन में हमने देखा था, पिछले वाले में कितने सांसद एक ही बार में क्या हो गए थे, सस्पेंड हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि विभाजन की कोई मान्यता नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है कि 91वें संवैधानिक संशोधन जो है 2004 के कारण दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया। इसके अनुसार यदि कोई दल, ठीक है, या किसी दल का 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। यानी इसमें विभाजन का क्या मान्यता है कि अगर 2/3 से ज़्यादा, ठीक है, 2/3 सदस्य अगर विलय के लिए सहमत हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इसके अंडर में नहीं आता है। अब यहाँ पे हालांकि एक संशोधन, एक विधेयक जो है, ये संशोधन जो है विधायक दल में विभाजन को मान्यता नहीं देता है बल्कि इसके विलय को मान्यता देता है। यानी एक सेपरेट अगर कोई विधायक या एमपी अपना अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता, एक पूरे दल के साथ जाता है एक सर्टेन नंबर के साथ, तो ये चीज़ें क्या हैं, वैलिड हो जाती हैं। अब इसके बाद आगे की राह क्या होगी, इसमें क्या किस तरीके से चीज़ें आगे देखी जाएंगी, आगे इसमें क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो अंतर पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करना, यानी जो अब इसके बारे में क्या है पॉइंट कि यद्यपि सरकार की स्थिरता एक मुद्दा है जो कि लोगों के अपने दलों के अलग होने के कारण से होता है। ठीक है, इसके लिए पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। यानी कि जो पार्टी है उसके अपने खुद के मेंबर हैं वो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो। जैसा कि अभी आपने देखा रिसेंट में एग्जांपल देखेंगे कि इंदौर वाले जो लोकसभा चुनाव में वहाँ पे इंदौर पे जो प्रत्याशी था कांग्रेस का, ऐन वक्त पे आके क्या किया, पार्टी छोड़ के अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से अपने पार्टी के अंदर जो उनका अपना एक लोकतंत्र उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐन टाइम पे आपका जो आपका प्रत्याशी वो छोड़ के दल को न जाए। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों को विनियमित करना। ठीक है, भारत में जो है राजनीतिक दलों को नियंत्रण करने वाले कानून की प्रबल आवश्यकता है। इस तरह के कानून में राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाया जाना चाहिए, साथ ही पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। यानी इसमें क्या बात की जा रही है कि आरटीआई के थ्रू पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दलों में विनियमित जो करने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है हमारे पास दोस्तों कि निर्णायक शक्तियों से अध्यक्ष को राहत देना। यानी सदन के अध्यक्ष का दल बदल के मामले में अंतिम प्राधिकारी होना शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को प्रभावित करता है कि अगर वो फाइनल डिसीजन उसी का, फिर वही बात आती है कि अगर वो सत्ताधारी दल का है तो किस तरीके से निर्णय लेंगे, इस पर थोड़ा सा मामले को और सही से स्पष्ट होना चाहिए। इस संदर्भ में शक्ति उच्च न्यायपालिका या चुनाव आयोग या दूसरी ARC की जो रिपोर्ट है को हस्तांतरित करने से दल बदल को खतरे को रोका जा सकता है। तो इस मामले में जो सेकंड ARC रिपोर्ट है उसको कोट किया जा सकता है यहाँ पे। अगला एक पॉइंट है कैसे मजबूत किया जा सकता है, दल बदल विरोधी कानून के दायरे को सीमित करना। यानी जो कानून है उसके दायरे को सीमित करके प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र को दल बदल विरोधी कानून के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए कानून का दायरा केवल उन कानूनों तक सीमित किया जा सकता है जहां सरकार की हार से विश्वास की हानि हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों इसमें इस चीज़ के लिए। अब बाकी इसका देखते हैं फाइनली कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम कि भारत में जो है दल बदल खतरा कई मुद्दों में से एक है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समग्र चुनाव
जो चुनावी सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं अभी रिसेंट में भी जो सरकार फॉर्म हुई है, ठीक है, मंत्री थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, वहाँ भी किस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ का खतरा मंडरा रहा है कि कब कोई पार्टी दल बदल ले और इस तरीके से इस चीज़ का नुकसान होगा, जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक होता है ना कि एक निष्पक्ष तरीके से अपना जो काम करेंगे वो सरकार अब नहीं कर पाएगी, जो बड़े बड़े डिसीजन सरकार नहीं ले पाएगी। तो आई होप कि चीज़ें आपको करंट रिलेटेड पे टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। को बता दें कि यूपी पीसीएस के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र के जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं ओएमसीक्यू प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।